हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरएसआर यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पे एंड माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो बीएसएफ आरओ आरएम की वैकेंसी है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोनों का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। आरओ को भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आरएम के भी करेंगे, है ना। तो दोनों को साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, तो ये 2022 का जो आपका आरओआरएम का पेपर हुआ था, हम लोग आज उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के पैटर्न हैं, क्या क्या चीजें कहां से पूछी गई हैं, उसी हिसाब से हमें आगे की अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बातचीत करेंगे हम लोग। तो ये आपका कंप्लीट पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन आप लोगों को यहां मिलने वाले हैं जो कि आरओ और आरएम दोनों के होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएसएफ आरएम जो कि 2022 में आपका पेपर हुआ था। किस टाइप के क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को बताया, आज आपको इस सेशन में पता चल जाएगा। 2022 और 2023 लगभग सेम आया हुआ है ना, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है। हाँ, चेंजेस थोड़ा सा यह है कि 2022 में जो हमारा पैसेज आता है ना, उसके 2 क्वेश्चन आए थे। 2023 में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर दिए। तो सारी चीजों को हम लोग यहां जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे इस जगह पे आए हुए हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, तो मैंने ऊपर डायरेक्शन भी लिखा हुआ है और आपको एग्जाम में भी डायरेक्शन दी होंगी। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्शन आपको दी गई होंगी जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस से, ठीक ही नहीं है। तो वॉइस का क्वेश्चन है जो कि हमारा जो सेशन है उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में। तो वी ऑल नो दैट, अब ये दैट क्लॉज लगा दिया और ये वी सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। जब हम लोग वॉइस को पढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट, जब हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को देते हैं ना, तो उस जगह पे हम लोग एक्टिव वॉइस बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो पैसिव वॉइस बनता है। तो जब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो और हमें दिख रहा है कि एक्टिव है, तो पैसिव बनाते समय इज एम आर थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये पूरा का पूरा है, क्योंकि वी ऑल नो, हम सबके सब जानते हैं। क्या जानते हैं, जो ये वाली बात है ये पूरी बात है, तो इसलिए इट हम ले लेंगे। इट के साथ में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जनरली पैसिव में बाय का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट लगाते समय, लेकिन नो के साथ में जब नो का यूज पैसिव में करते हैं तो टू लेता है, बाय नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट, इसका मतलब इसमें वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन अपोजिट भी पूछा है। अपोजिट मतलब एंटोनिम। अब आपको वो एंटोनिम भी लिख के दे सकता है ना, आपको वो अपोजिट भी लिख के दे सकता है। तो कुल मिला के हमें विलोम शब्द बताना है। तो सबसे पहला वर्ड दिया है सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य, है ना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट। कोई चीज जो इंपॉर्टेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलिएंट बोलते हैं। अब इसका अपोजिट बताना है तो आप देखो, प्रोमिनेंट का मतलब तो मशहूर होता है, स्ट्राइकिंग कोई अच्छी होता है, स्ट्राइकिंग प्राइस वगैरह बोल देते हैं, क्लियर मतलब साफ होता है, नेग्लिजेंस हो जाएगा, नेग्लिजिबल, सॉरी बेटा, नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल को अगर देखोगे तो आप मालूम चलेगा नगण्य होता है। नगण्य मतलब एक ऐसी चीज विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो ये एंटोनिम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, ठीक है, ऑफ द गिवन ईडियम एंड फ्रेज। क्या दिया, रूल द रूस्ट दिया हुआ है। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार आप लोग डायलॉग मारते हैं, अरे भाई का जलवा है, भाई का दबदबा है। मतलब ये कब बोलते हो, जब उसने जैसा बोला सामने वाले लोग वैसे ही काम करने लगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे घर में आपके एक फैमिली में, जनरली हमारी फैमिली में दबदबा किसका होता है, दबदबा मतलब बात किसकी मानी जाती है, जो हमसे बड़ा होता है, जो घर का मुखिया होता है। तो जो मुखिया व्यक्ति है वो क्या करता है, वो रूल द रूस्ट करता है, वो घर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस वगैरह हैं उनको बनाता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूल द रूस्ट का मतलब हो जाएगा आपका कि मेक ऑल द डिसीजन, है ना, एक प्रभुत्व बना के रखना। ठीक है कि नहीं है।
नेक्स्ट, अब इसमें डायरेक्शन पढ़ लो। इन द सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करना है क्या, जिसमें एरर है, ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, उस सेंटेंस को पढ़ो और एरर क्या है, वो एरर इनमें से कौन से पार्ट में बैठा हुआ है, कौन से हिस्से में बैठा है, वो आंसर लगाना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आता है ना वो कैसा आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। वर्ब कैसा आता है भैया, सिंगुलर वर्ब आता है। किसके साथ में, याद रखना इस बात को, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट है भाई, है ना। इसी जगह पे अगर अ नंबर ऑफ दिया होता, क्या दिया होता बेटा, अ नंबर ऑफ दिया होता, तो इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हमें तो द नंबर ऑफ दिया है, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्योंकि यही तो गलत है हमारा, वर्ब को हटा के ही तो वॉज करना है। तो बस यही देखना है, सेंटेंस को पढ़ो, जो गलती है वो इनमें से कहां दी गई है वो लगाना है आंसर आपको। ठीक है कि नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। द पिक्चर ऑफ द किंग्स, अब देखो किंग्स, देखो एक बात समझो, अपोस्ट्रोफी पोजीशन रिलेशन बताने के लिए भी आता है, और ऑफ पहले से ही अधिकार और संबंध बता रहा है। किंग की क्या है, पिक्चर है, तो पिक्चर सिंगुलर हो गई, इज आ गया एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। हिमसेल्फ आ गया भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मालूम चलेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किंग्स नहीं होगा, ओनली किंग होगा। क्या होगा बेटा, किंग्स नहीं होगा, किंग होगा। तो अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग नाउन में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे, इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है, मतलब एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन है। द मूवी हु केम, देखो हु का यूज कहां करते हैं, समझो भाई साहब, हु और हुम का यूज कहां करते हैं, हु और हुम का यूज करते हैं इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए हु और हुम लगाते हैं। बट हम तो पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं ना, नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो हु नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, विच आएगा। क्या आएगा बेटा, विच आएगा। ये बात भी हम लोग पढ़ेंगे, कहां पर पढ़ेंगे, तो प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं उस चीज को। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्कूल इज विद 100 यार्ड्स, देखो बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी 100 नहीं होता है, 100 होता है। इसका मतलब यह है कि या तो हमें हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स करना पड़ेगा। अब हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स का मतलब हो जाएगा सैकड़ों गज दूर था, तो सैकड़ों गज तो होगा नहीं, कोई ना कोई एक डेफिनेट अमाउंट होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन है इसमें, दो एरर है। एक तो हम लोग करेंगे विद नहीं होगा, क्या होगा, विद इन होगा, है ना, किसी सीमा में होना, दायरे में होना, है ना। विद इन 5 मिनट्स आपको ये काम करना है, मतलब 5 मिनट के भीतर, 5 मिनट के भीतर, है ना। तो ये सेंस निकलता है। दूसरा, इस जगह पे ए लगा देंगे, तो ए से क्या बनेगा, 100 यार्ड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100। अब देखो ए आ गया 100 के लिए, अब 100 है तो यार्ड्स आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 गज। जैसे 100 रुपीज होता है ना, जैसे 100 रुपीज होता है ना, ऐसे ही हम लोग यहां भी यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका नरेशन का, मतलब एक चीज समझो, एक क्वेश्चन नरेशन का, एक क्वेश्चन वॉइस का, ये पूछा ही जाता है। हाँ, कभी कभार हो सके नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू टाउन विद माय फादर, क्या बोला जा रहा है कि भैया देखो, है ना, ये क्या है, पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं पास्ट में, तो इजएमआर का वॉजवर होगा। तो इसमें वॉजवर है, नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें भी है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट शी है तो शी वॉज होना चाहिए, शी वॉज, इन दोनों में नहीं है, ये हटा दिए। अब इन दोनों में देख लो कि कहां पे डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है ना वही आंसर है। क्लियर है ना। अब देखो, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गया, तो माई भी तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, हर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में तो माई का माई दे दिया, गलत हो गया हमारा। अब आ जाओ, अब बात करेंगे हम लोग पैसेज पे। ठीक है बेटा, पैसेज पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। पैसेज को समझेंगे उससे पहले क्वेश्चन समझ लो, जिससे कि जब पैसेज पढ़ोगे ना
तो उससे समझ में आ जाएगा हाँ यार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, यहां पे फोकस ज्यादा करना है। तो ये कॉम्प्रहेंशन पार्ट है। आपके एग्जाम में जो कॉम्प्रहेंशन आता है बहुत ही सिंपल से आते हैं, ज्यादा भयंकर वाले नहीं आते, लेकिन हाँ समझने वाले आते हैं। बिना समझे कॉम्प्रहेंशन को हम लोग कर ही नहीं सकते। चलो भाई देखो, द ऑथर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट आंसर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब ये है कि आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए है ना, और आपको बताना है इन 3 क्वेश्चंस में से किस किस का आंसर हमें पैसेज में दिया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट कॉजेज द डिस्टर्बेंस दैट चेंजेस द क्लाउड फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्टैटिक कंडीशन। जो उसकी ओरिजिनल स्टैटिक कंडीशन होती है ना, उसकी क्लाउड की फॉर्म को चेंज कर क्लाउड जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा है जो क्लाउड को चेंज कर देता है, मतलब बादलों को बदल देता है? तो आप देखेंगे कि क्या इस जो भी पैसेज है उसमें बादलों के बारे में बात हो रही है क्या स्पेशली? ठीक है, हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो वही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डज दिस स्मॉल रीजंस इंक्रीजिंग डेंसिटी, जो स्मॉल रीजन है वो किस तरह से डेंसिटी को, मतलब इंक्रीजिंग डेंसिटी अफेक्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोल्ड। मतलब बोला था कि छोटा सा रीजन है, उसकी जो डेंसिटी बढ़ रही है उससे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड पर क्या असर पड़ता है, किस प्रकार से असर पड़ता है। व्हाट इज द एंड रिजल्ट, बोला जरा फाइनल रिजल्ट क्या है किस चीज का, ऑफ द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल रीजन ऑफ गैसेस। जो छोटे छोटे रीजन है गैसेस के, उनके कंसंट्रेशन के बढ़ रहा है, उनके बीच में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसका मतलब क्या कहते हैं एंड रिजल्ट, परिणाम क्या निकलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन उसने एक साथ में पूछ ली। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है कि प्राइमरी पर्पस, जो पैसेज आपको दिया गया है उसका मेन पर्पस क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। डेपिक्ट द सक्सेसिव स्टेज ऑफ फिनोमिनन, कोई फिनोमिना है, फिनोमिना मतलब होता है कोई प्राकृतिक घटना है, उसके बारे में बता रहा है, सक्सेसिव स्टेज के बारे में। सपोर्ट कर रहा है एक थ्योरी कंसीडर्ड आउटमोडेड, एक आउटमोडेड कंसीडर की गई है किसी थ्योरी को, उसको सपोर्ट कर रहा है। या डिस्क्राइब अ स्टैटिक कंडीशन, किसी स्टैटिक कंडीशन, स्थिर या स्थायी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। या डेमोन्स्ट्रेट द इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ अ टर्म, या फिर कोई टर्म है, कोई वर्ड है, उसके मीनिंग को क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि भैया ये मीनिंग जो है वो कैसे चेंज हुआ है ना। देख लेते हैं पैसेज क्या है। तो पैसेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं। वन सिंपल कॉन्सेप्ट लाइज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। बोला जा रहा है देखो, जो तारे बनते हैं ना उनके पीछे का एक सिंपल सा एक फॉर्मेशन का एक क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है बेटा, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी को बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू, ये कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है। न्यूटन फर्स्ट परसीव्ड इट लेट इन 17th सेंचुरी। 1700 जो 17वीं शताब्दी थी उसमें उनको, न्यूटन को क्या हुआ, ये चीज समझ में आई। इमेजिन अ यूनिफॉर्म स्टैटिक क्लाउड ऑफ अ गैस इन स्पेस, मतलब इमेजिन करो, एक्चुअल नहीं है, इमेजिन करो कि क्लाउड है, किसका भैया, गैस का, स्पेस में गैस का एक क्लाउड है और यूनिफॉर्म है, स्टैटिक और यूनिफॉर्म है। इमेजिन देन, और फिर ये चीज इमेजिन करो दैट कि गैस इज सम हाउ डिस्टर्ब्ड, और गैस जो है वो डिस्टर्ब्ड है, मतलब स्थिर नहीं है, इधर उधर है ना। सो दैट वन स्मॉल स्पैरिकल रीजन, जो स्मॉल स्पैरिकल रीजन बनेगा ना, बिकम्स अ लिटिल डेंसर, जो छोटा सा रीजन होता है वो डेंसर हो जाता है, घना हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात समझो ना, कि जैसे आपने बवंडर देखा होगा ना, चारों तरफ घूमता है तो बीच में एक जगह ऐसी होती है जहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है और पास कम होती है। तो बस वही कहने की कोशिश कर रहा है, देन द गैस अराउंड इट। बोला जा रहा है कि भैया देखो, उसका जो बीच का स्मॉलर कौन सा रीजन होता है, लिटिल डेंसर हो जाता है। अराउंड इट किसके कंपैरिजन में, जो इसके चारों ओर होता है ना उसके कंपैरिजन में जो बीच का एरिया वो ज्यादा घना हो जाता है। सो दैट, ताकि द स्मॉल रीजन्स ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, इसलिए जो आपका स्मॉल रीजन होता है ना उसका ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग हो जाता है ना। इट नाउ अट्रैक्ट्स मोर मैटर, और ये क्या करता है, और पास की और चीजों को अट्रैक्ट करता है टू इट, एंड इट्स ग्रेविटी इंक्रीजेस फर्दर, और धीमे धीमे इसकी ग्रेविटी बढ़ने लगती है ना, बढ़ने लगती है। ठीक है, फर्दर है ना, कॉजिंग इट टू बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, और क्या होता है, और ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके पास आने लगती है।
एज इट कॉन्ट्रैक्ट इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, अपने पास चीजों को जोड़ता है, वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, विच इंक्रीजेस इज ग्रेविटी। अल्टीमेटली वही बात है भैया, डेंसिटी बढ़ रही है, ग्रेविटेशन लगा है, ग्रेविटेशन बढ़ रहा है, चीजें पास में आ रही हैं, और ज्यादा डेंसिटी बढ़ रही है और ज्यादा ग्रेविटेशन हो रहा है। सो दैट ताकि इट पिक्स अप इवन मोर मैटर एंड कॉन्टेस्ट इवन फर्दर, जिससे कि भैया ज्यादा से ज्यादा मैटर उसके पास आ पाए, चीजें जो है उससे जुड़ पाए और क्या हो पाए, क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब और ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले पाए। ठीक है, द प्रोसेस कॉन्टिन्यूस अंटिल द स्मॉल रीजन ऑफ गैस फाइनली फॉर्म्स अ ग्रेविटेशनली बाउंड ऑब्जेक्ट, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो एक पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता, ग्रेविटेशनली बाउंड ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। तो इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, मेन आप एक चीज समझो, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टार्स की कर रहे हैं ना। तो आप देखो इसमें आप समझो, पूछा जा रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन से इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है कौन सा सही है, किस किस का आंसर मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या स्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है क्या, नहीं, हमने इमेजिन किया हुआ है, तो इसका आंसर नहीं मिल रहा है। हाउ डज दिस स्मॉल रीजन इंक्रीज इन डेंसिटी, हाँ ये मिल रहा है कि भैया देखो किस तरह से उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना वो क्या कर रहा है, अफेक्ट होता है। ठीक है, ये इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है भैया, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है, तो एंड रिजल्ट भी दिया गया है कि ग्रेविटेशनल बाउंड ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा, तो इसका भी आंसर दिया है, इसका भी दिया है, लेकिन क्लाउड से रिलेटेड आंसर नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, प्राइमरी पर्पस ऑफ पैसिस क्या है भैया, देखो प्राइमरी पर्पस पूछा है, तो डेपिक्ट द सक्सेसिव स्टेज ऑफ अ फिनोमिना, बिल्कुल एक प्राकृतिक कोई नेचुरल घटना है, उस घटना के डेपिक्शन के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो यही तो इसका आंसर है। कोई थ्योरी नहीं दी गई है जिसको सपोर्ट कर रहा है, थ्योरी के तो बारे में बात ही नहीं हो रही है ना, स्टैटिक कंडीशन के बारे में बात नहीं हो रही है, कोई टर्म के अर्थ के बारे में बात नहीं हो रही है, आंसर क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये था हमारा बीएसएफ आरएम 2022 का, है ना, 2022 का। अब बात करेंगे आरओ के बारे में। ठीक है, आरओ के बारे में बातचीत करेंगे हम, तो दोनों चीजें आपको एक साथ में मिल जाएंगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछ लिया, ईडीएम पूछा है, मेक नो बोन अबाउट। अब देखिए मैंने आपको बताया उसमें रूल द रूल्स था, मेक नो बोन अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक नो इफेक्ट एफर्ट, टू एडमिट समथिंग रेडली, या मेक फर्स्ट अबाउट, या फिर टू क्रिएट नो इंटरेस्ट। थोड़ा सोचो दिमाग के बारे में, टू मेक नो बोन अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा इसका मतलब, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा विचार करो कि मेक नो बोन अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा। हाँ चलिए, तो नो मेक क्या कहते हैं, मेक नो बोन अबाउट का मतलब होता है टू मेक नो एफर्ट, को मतलब कोई एफर्ट ना लगाना है, या फिर नो मेक अ फ्यूज ऑफ, भैया इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार, नो मेक नो बोन अबाउट मतलब कि किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ना, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, या फिर हो जाएगा एडमिट समथिंग रेडिली, किसी चीज को बहुत ही आसानी से मान लेना, है ना, स्वीकार कर लेना कि हाँ भैया मैंने ऐसा काम किया हुआ है। सोचो 2 मिनट विचार करो इसके बारे में, क्योंकि देखो ऑप्शंस जो है ना 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक में, सॉरी सेंटेंस की फॉर्म में है तो जल्दी समझ, ये डायरेक्ट वाले आए, बताओ भाई। सोच लिया, हाँ देखो हर चीज का मतलब समझो, कोई एफर्ट ना लगाना, मेक फर्स्ट अबाउट इसका मतलब है भाई फालतू का बात का बतंगड़ बना देना, क्रिएट नो हिंड्रेंस मतलब कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना करना, या किसी भी चीज को बहुत जल्दी से रेडली मतलब तुरंत क्या कर लेना भैया, स्वीकार कर लेना। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट पैदा करना, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये होता है हिंड्रेंस का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉक्सिमल लिखा हुआ है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है इस बात को समझो, लेकिन उससे पहले ये देखो पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि भाई देखो इसमें आपको
बेस्ट एक्सप्रेसिस मीनिंग बताना है, या फिर वो सिमिलर भी पूछ सकता है, या फिर वो डायरेक्ट सिनोनिम भी पूछ सकता है। तीनों का एक ही मतलब होता है। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है कोई चीज जो हमारे नजदीक है। तो प्रॉक्सिमल जो है वो प्रॉक्सिमिटी का एडजेक्टिव फॉर्म है। फ्रंटियर मतलब सामने होता है भैया, फ्रंटियर मतलब बाउंड्री लाइन भी होता है। ऑब्सक्योर मतलब कोई चीज जो धुंधली है या स्पष्ट है। रिमोट मतलब दूर का। एडजेसेंट मतलब होता है जो करीब का होता है, बगल का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉक्सिमल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां भी पूछ लिया। देखो टीचर सेड टू पास्ट में है ना, तो ये पास्ट में, तो ये भी पास्ट में जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इफ वेदर लगेगा। तो इफ यहां भी है, यहां भी है, वेदर यहां भी है, यहां भी है वेदर। ठीक है, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो हैव वाले हट जाएंगे दोनों। हैव वाले हट गए, अब ऑप्शन देख लो। हैव को चेंज करते हैं, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका नरेशन का, एक क्वेश्चन आपका वॉइस का, और क्या कहते हैं, हाँ वॉइस का मिल गया। ठीक है, जैसे इसमें क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द टेंस। बोला जा रहा है कि भैया देखो ये सेंटेंस किस टेंस में है, क्या आपको दिख रहा है? इट वॉज स्टिल रेनिंग, वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म आ रहा है। जब भी वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो वॉज वर पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, आईएनजी फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूअस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, ये वॉइस का क्वेश्चन आ गया। दे विल लाफ एट यू, वो आप पर हंसेंगे। तो वो हंसेंगे, काम ये कर रहे हैं, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक्टिव है, पैसिव बनेगा। विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढो, क्योंकि देखो हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो टेंस बदलता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस बदलता है ना, लेकिन वॉइस में नहीं बदलता। तो टेंस सेम होगा, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये विल हैव बीन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा। क्या बोलते हैं? आपदा या मुसीबत। बोला जा रहा है कि जब मुसीबत आई ना फैमिली पर, बोलते हैं कि कभी जब हमारी फैमिली पर मुसीबत गिरी, जब हमारी फैमिली पर संकट आया, है ना, संकट भी बोलते हैं उसको, मुसीबत भी बोलते हैं, संकट भी बोलते हैं, कष्ट भी बोलते हैं। ठीक है, संकट भी बोलते हैं हम लोग। तो जब हमारी फैमिली पे क्या हुआ? बिफेल। बिफेल जो है वो बिफॉल का होता है, खतरा, मरना, या फिर हम लोग बोलते हैं संकट आना। ठीक है, ही फेस्ड इट बोल्डली, तो उसने क्या किया? उसने इसको बोल्डली मतलब पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है भैया। देखो इसमें क्या पूछा गया, देखो आर टिनी विंगलेस, मतलब छोटे छोटे होते हैं, विंगलेस पंख नहीं होते, पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक इंसेक्ट मतलब जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? ह्यूमन ब्लड पर, फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। याद करो, है राइस मतलब चावल होता है भैया, हाउस घर होता है, वाइस क्या होता है? वाइस मतलब होता है अपगुड़। वाइस का मतलब अपगुड़ भी होता है, वाइस का मतलब उप भी होता है, दोनों होता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वाइस प्रिंसिपल, है ना। चलो लाइस हो जाएगा। लाइस का मतलब क्या होता है? इन्हें बोलते हैं हम लोग जूम। ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा? प्लूरल नाउन है। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है लाउस। ये सिंगुलर नाउन है बेटा, तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है ना। ये सिंगुलर नाउन है। चलो आगे बढ़ो, लिखा हुआ है आई रियली लाइक वॉचिंग ओल्ड मूवीज। अब ओल्ड मूवीज पुरानी मूवीज के बारे में बात कर रहा है, पुरानी मूवीज के बारे में बात कर रहा है। तो दूर की चीजों के बारे में बात करते हैं ना। मूवीज कैसा नाउन है भैया? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के लिए दैट और दिस नहीं आ सकता, या तो दीज आएगा या दोज आएगा। और बात हो रही है पुरानी मूवीज के बारे में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर दोज हो जाएगा। अगर नई मूवीज की बात हो रही होती है अभी जो चल रही है तो उसमें दीज आया था। तो पास की चीजों को बताने के लिए दीज, दूर की चीजों को बताने के लिए दोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब बात करेंगे यहां पर पैसेज के बारे में। पैसेज को पढ़ें उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। पहला क्वेश्चन क्या है? माउंटेनियरिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स बिकॉज। माउंटेनियरिंग जो है ना वो अदर स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में अलग है, ऐसा क्या रीजन है? पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पीपल लिविंग इन द एंडीज, एंडीज एक पर्वत श्रृंखला है जैसे हिमालय है ना। मेड माउंटेन जर्नी बिकॉज, जो एंडीज और हिमालय में रहने वाले लोग थे ना उन्होंने माउंटेन की जर्नी की। क्यों की? क्या रीजन था? है ना, वो मेड, हाँ सही है ना, मेड मतलब करते थे, माउंटेन की जर्नी करते थे। क्यों करते थे? क्या रीजन था? तो वो देख लेंगे हम लोग क्या रीजन था इसमें।
अब पढ़ लेते हैं पैसेज। माउंटेन इज नाउ लुक्ड अपॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। माउंटेन को किंग ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, अब हम लोग बोलते हैं इसको, बट मैन हैव लिव्ड अमंगस्ट द माउंटेन्स, लेकिन वो लोग जो माउंटेन्स के बीच में रहे हैं, पहाड़ों के बीच में रहे हैं, सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज इन द एंडीज। बोला जा रहा है जो प्री हिस्टोरिक टाइम में रहे हैं या अभी भी कुछ हिस्सों में रह रहे हैं, जैसे एज मतलब जैसे, एंडीज हिमालय में। डिफिकल्ट माउंटेन जर्नीज हैव इनएविटेबली बीन पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। बोला जा रहा है देखो भाई साहब, उनकी एवरीडे लाइफ का एक क्या है, इनएविटेबली हिस्सा है। इनएविटेबल मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको टाला नहीं जा सकता। उन्हें जर्नी करनी है, उनका मकान इस तलछट में है, उनके खेत माउंटेन के ऊपर जाके है, या रहते वहां पर हैं, खेती यहां कर रहे हैं नीचे, तो इसलिए उनके लिए क्या है, डेली लाइफ का। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, है? चलो देखेंगे भाई, है ना। डिफिकल्ट क्या बोला जा रहा है इसमें, क्या कहते हैं, डिफिकल्ट माउंटेन जर्नीज जो है ना, वो क्या है, उनकी जिंदगी के एक अहम हिस्से होते हैं। ठीक है कि नहीं है। हाउएवर, हालांकि सम ऑफ द पीक्स देयर वर इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ यूरोप। बोला जा रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि हालांकि कुछ ऐसी चोटियां हैं जहां से यूरोप से जाया जा सकता था, हम लोग जा सकते हैं, है ना। कुछ कुछ चोटियां ऐसी आसानी से जा सकते हैं हम लोग। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, दैट व्हाइल मॉडर्न माउंटेनियर प्रेफर डिफिकल्ट रूट्स। जो मॉडर्न आजकल के जो नए नए माउंटेनियर है ना, माउंटेनियर्स मतलब जो माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग, वो क्या करते हैं, डिफिकल्ट रूट्स को प्रेफर करते हैं फॉर ग्रेटर एंजॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट, जिससे स्पोर्ट को अच्छे से एंजॉय करें। द अर्ली क्लाइंबर, जो पुराने वाले क्लाइंबर्स थे ना, लुक्ड फॉर द इजिएस्ट वंस, वो छोटे छोटे मतलब आसान से रास्ते देखते थे, क्योंकि द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आईज ऑन। तो इस समिट, उस ऊंचे शिखर पर जाना उनके लिए एक प्राइज हुआ करता था, इसलिए उनकी नजरें रहती है कि मुझे डिफिकल्ट पाथ पे नहीं जाना, मुझे इस चीज पर जाना है। ठीक है कि नहीं है। तो ये सारा हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंटेनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स। क्यों है डिफरेंट? ये रिस्की और डेंजरस होता है इसीलिए? ना भैया। फैटल, बहुत ही घातक होता है इसलिए? ना। इट इज मोस्ट थ्रिलिंग एक्साइटिंग, देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल। बोला जा रहा है भैया देखो, सभी सही बात बोला जा रहा है इसमें, ये बात तो सही हो रही है कि इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जो मॉडर्न लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, डिफिकल्ट रूट्स पे जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए, स्पोर्ट्स को और अच्छे से एंजॉय करने के लिए। और दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, द अर्ली क्लाइंबर्स लुक्ड फॉर। अब देखो एक चीज समझो ना, हाँ, एक मिनट। तो मोस्ट थ्रिलिंग हो गया हमारा, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। यहां पे क्या होता है ना, यहां पे लोगों के बीच में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है ना, आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है, और हर एक इंसान अपने एक एक्साइटिंग और थ्रिल के लिए जाता है। क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीपल लिविंग इन द एंडीज एंड हिमालयास मेड माउंटेन जर्नीज बिकॉज। अब बोला जा रहा है जो एंडीज और हिमालय में रहते थे ना लोग, वो माउंटेन जर्नी क्यों करते थे, क्या रीजन था? तो आपको एक लाइन बताई थी, अगर आपको याद होगा तो देखो, क्या डिफिकल्ट माउंटेन जर्नीज हैव इनएविटेबली बीन पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। किसकी? जो एंडीज में और हिमालय में रहते थे उन लोगों के लिए। तो इसका आंसर देख लो, इट इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, दे हैड टू अंडरटेक देम इन देयर डे टू डे लाइफ। उन्हें ये काम इसलिए करना पड़ता था कि भैया उनकी डेली की लाइफ में शामिल था। वो किसमें शामिल था? डेली की लाइफ में शामिल था। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया। तो दो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, एक आरएम का करवा दिया, एक आरओ का करवा दिया, जो कि 2022 का है। 2022 कंप्लीट हो गया, और ये सारी चीजें हम लोग कवर करवा रहे हैं। जैसे मैं इंग्लिश का लेके आया हूं, आपका फिजिक्स का भी है, बाकी चीजों का भी है, जनरल का भी है ना, जनरल नॉलेज का, ये सारी चीजें हैं। और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 1 तारीख से। आप लोगों की सारी क्लासेस, जो कि हमारा बैच है सोल्जर बैच माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, जिसमें आप लोगों को हर एक क्लास में हर एक चीज का एक डेप्थ नॉलेज, कि इन क्वेश्चंस को कैसे फोड़ के आना है, किस टाइप से चीजें करना है, वो उसके साथ में हमारा बैच 1 तारीख को शुरू हो चुका है। 8
बजे से सुबह एप्लीकेशन पे, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन भूलना नहीं है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे सुबह 8 बजे से आपकी क्लास लगना शुरू हो जाती है। सुबह 8 बजे इंग्लिश का, 9 बजे जीके जीएस का रहता है, 10 बजे यूट्यूब पे फिजिक्स का रहेगा कॉन्सेप्ट, और 12 बजे एप्लीकेशन पे रहेगा फिजिक्स का प्रैक्टिस। 11 बजे एप्लीकेशन पे टेक्निकल मैथ्स मिलता है, और 1 बजे एप्लीकेशन पे ही आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस मिलती है ना। ऑल दीज क्लासेस आर रनिंग ऑन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन। डाउनलोड करो, रजिस्टर्ड करो, और देखो भाई कि किस टाइप की चीजें आप लोगों को प्रोवाइड इस जगह पे की जाती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि ये बैच का जो ऑफर है वो टिल 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर तक इस बैच का, जिसमें आप लोगों को लाइव बैच अगर आपको लेते हो तो पहली बात तो ये 499 में मिलेगा, दूसरा नोट्स बैच, और साथ ही साथ 25 फिजिक्स मॉक टेस्ट, ये दोनों चीजें आपको फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं इस बैच के साथ। इस बैच में 450 प्लस लाइव कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी सभी टीचर्स की, है ना। नेक्स्ट 200 प्लस मॉक टेस्ट विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलेंगी। यहां पर आपको मिलेंगी लाइव पोल्स, रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में, जैसे हमारे एग्जाम में माइस मार्किंग वगैरह के साथ में एग्जाम में होता है ना, ऐसी माइस मार्किंग के साथ में लाइव प्रैक्टिस आपको मिलेगी हर सब्जेक्ट का। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ क्लास के नोट्स, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स। क्लियर कि नहीं है? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे अभी जाइए, एनरोल कीजिएगा और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आपको इंग्लिश में आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो हर एक टीचर का एक टाइम डिसाइड है। जैसे इंग्लिश का है 9 से 10 बजे आप कॉल कीजिएगा, कोई भी डाउट है अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। क्लासेस के अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल है। अधिक कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो उसके लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द क्लासेस। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।